नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा में अनिश्चितकालीन समय तक निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस भेजा था और सुनवाई के लिए आज का दिन रखा था। आपको बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आप नेता का कहना है कि उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। अगर मामला बनता भी है तो नियमों के तहत उनको सिर्फ 1 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कल गुरुवार को सागर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण राज्य में 1 करोड़ युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि लोगों को 50% कमीशन देने के बाद ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। कमलनाथ ने आगे दावा किया कि बीजेपी सरकार ने युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर ये 50% कमीशन वाली सरकार सत्ता में नहीं होती तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के लोगों को वित्तीय सहायता का पूरा लाभ मिलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा AIMIM पर किए गए वार का अब असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने तेलंगाना में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि AIMIM बीजेपी से पैसे लेकर विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी वही दोहरा रहे हैं जो उन्हें किसी ने लिखित में दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी ने गांधी से पूछा कि उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के लिए कितने पैसे लिए। AIMIM चीफ ने कहा कि क्या आपने 2014 और 2019 में चुनाव हारने के लिए पैसे लिए थे। ओवैसी ने आगे कहा कि है मेरे नाम के खिलाफ आपकी नफरत है, आपको दाढ़ी और टोपी पहनने वालों से नफरत है, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। आपने अपने मित्र सिंधिया पर तो यह आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर कितने पैसे लिए थे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगी ने कल गुरुवार 2 नवंबर को अपना अनशन खत्म कर दिया है और राज्य सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड जज सुनील शुक्रे और MG गायकवाड़ ने जारंगी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सरकार मराठाओं को स्थायी आरक्षण देने के लिए कानूनी तौर पर क्या करेगी। वहीं इसके बाद राज्य सरकार के 4 मंत्री भी जारंगी से मिलने अनशन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा करते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। इसके बाद जारंगी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे, लेकिन अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो हम मुंबई में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता वे अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगी द्वारा उनका अनशन खत्म किए जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें धन्यवाद दिया। CM शिंदे ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अनशन खत्म करने के लिए जारंगी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला कलेक्टर को पुराने रिकॉर्ड खोजने के लिए 10 अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहा जाएगा। इसके आधार पर पात्र मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मराठा समुदाय के सदस्य OBC कैटेगरी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई समय से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यह प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि इसने हिंसक रूप तक ले लिया। इस दौरान कई राजनीतिक दलों के नेताओं के घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि वह भी बेनतीजन रही थी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना था। हालांकि उन्होंने पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर न जाकर मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया।
वहीं इस बीच खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने से पहले उनकी सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के आवास सहित उनके 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 से 22 घंटे चली ईडी की छापेमारी अब खत्म हो गई है। हालांकि जांच एजेंसी ने इस बात को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया कि उसे दिल्ली सरकार के मंत्री के घर से क्या क्या मिला। वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर राजकुमार आनंद ने कहा कि ईडी की रेड चलती रही, रेड तो बहाना है लोगों को तंग करने के लिए, ऐसा कुछ खास था नहीं, केवल घर की पूरी तरह से तलाशी ली, सब खंगाला, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला, सब प्रायोजित था। हमें बस ये बताया गया कि उन्हें ऊपर से आदेश हैं और इस चक्कर में वे टाइम निकालते रहे। उन्होंने कहा कि वे सभी सवाल हमसे किए गए जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना और गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है और आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। कैश फॉर क्वायरी के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कल गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान किए गए सवालों से नाराज होकर वे कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर गईं। अपने वॉकआउट करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी की आज की कार्रवाई घृणित और अनैतिक थी। टीएमसी सांसद ने कहा कि कमेटी ने सुनवाई के नाम पर चीरहरण किया। उन्होंने कहा कि कमेटी को खुद को आचार समिति के अलावा किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नैतिकता नहीं बची है। महुआ मोइत्रा ने कमेटी के अध्यक्ष सोनकर पर वस्त्रहरण और चीरहरण का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अभी तक ये कहावत सुनी थी, लेकिन आज इसका सामना भी करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से उनके निजी जीवन से जुड़े सवाल पूछे जाने पर वह नाराज हुई और कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर गईं। दिल्ली में सर्दियों का मौसम अपने साथ पोल्यूशन का कहर लेकर आता है, जो कि राजधानी की हवा में जहर घोलने का काम करता है। और सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, इसके साथ धुंध भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अब ऐसे में स्थिति के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट हो गया है और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने गुरुवार को ग्रैब की स्टेज 3 लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कमीशन द्वारा दिल्ली सरकार और एनसीआर के अन्य शहरों के प्रशासन को सलाह दी गई है कि अगले कुछ दिनों के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएं और ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं। अब ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य में अगले 2 दिनों तक 5वीं कक्षा के लिए क्लासेस नहीं लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि यह आदेश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। इस बीच लगातार बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए आज शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सचिवालय में 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली की एक अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल अदालत ने न्यूज पोर्टल के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दोनों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और कार्रवाई की जा रही है। दरअसल न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसके द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन से फंडिंग ली गई। इसके अलावा यह भी आरोप है कि न्यूज पोर्टल ने देश की संघीय व्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बता दें कि दोनों को दिल्ली पुलिस द्वारा 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला कल गुरुवार 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मैच में भारत ने इसे 302 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया है और साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में एंट्री करने वाली पहली टीम बन गई है। बता दें कि भारतीय टीम की इस जीत के हीरो फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी रहे, जिन्होंने 5 ओवरों में मात्र 18 रन देकर 5 विकेट गिराए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।